चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, आगे मौत का आइसबर्ग, पीछे कोई रास्ता नहीं। जहाज फंसा था, खाना खत्म हो रहा था और हर किसी की आंखों में डर था। लेकिन इसी जहाज पर एक कप्तान था जिसने हार मानने से इनकार कर दिया और फिर वो हुआ वो किसी ने सोचा नहीं था। फिल्म की शुरुआत में आइस ब्रेकर नाम का एक जहाज नॉर्थ पोल के पास आर्कटिक सर्कल के बर्फीले पानी में चल रहा था, जमी हुई समुद्र की बर्फ को तोड़ते हुए। यह जहाज उस समय दुनिया का पहला आइस ब्रेकर था। कप्तान, जो एक बहुत अच्छा इंसान था, डेक पर खड़ा होकर दूरबीन से आसपास देख रहा था। वह हर हाल में अपने क्रू मेंबर्स के साथ खड़ा रहता था। इसी वजह से उसे उनका पूरा सम्मान और भरोसा मिला था, यहाँ तक कि वे उसके लिए अपनी जान तक जोखिम में डालने को तैयार थे। जहाज पर एक शरारती कुत्ता भी था। कुछ समय बाद उन्हें 100 मीटर से भी ऊंचा एक बहुत बड़ा आइसबर्ग दिखाई दिया। हालांकि वे आइसबर्ग के काफी पास थे, लेकिन उसका पूरा साइज समझ पाना मुश्किल था। जहाज में मौजूद लिमिटेड टेक्नोलॉजी की वजह से उसे 70 डिग्री पर अचानक नहीं मोड़ा जा सकता था। कप्तान ने सुझाव दिया कि वे जहाज को आइसबर्ग के बाईं तरफ से निकालें, लेकिन सब लोग इस सुझाव से सहमत नहीं थे। वाइस कप्तान जहाज को रोककर आइसबर्ग के रास्ते से हटने का इंतजार करना चाहता था, लेकिन कप्तान के मुताबिक हवा की दिशा उनके खिलाफ थी, जिससे आइसबर्ग जहाज की तरफ ही बह रहा था। आइसबर्ग के बहुत पास आने से पहले उन्हें उसे पार करना जरूरी था। जैसे ही वे पास पहुंचे, साफ हो गया कि आइसबर्ग बेहद विशाल था और कप्तान ने बहुत बड़ा रिस्क ले लिया था। सबको अपनी जान बचने की कोई उम्मीद नहीं लग रही थी, क्योंकि आइसबर्ग पानी के नीचे बहुत गहराई तक फैला हुआ था, जिससे टकराव तय लग रहा था। फिर भी कप्तान और क्रू ने हार नहीं मानी। जैसे ही वे आइसबर्ग के करीब पहुंचे, कप्तान ने जहाज को 45 डिग्री पर मोड़ने का आदेश दिया, जिससे जहाज आइसबर्ग के साइड से रगड़ खा गया। आइसबर्ग के टुकड़े जहाज पर गिरने लगे और कप्तान ने सबको वहां से हटने को कहा। जहाज को काफी नुकसान हुआ, जिसमें रेडार सिस्टम का खराब हो जाना भी शामिल था, लेकिन फिर भी जहाज सुरक्षित निकल गया। रेडार के अलावा कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ था और सब लोग ठीक थे। अचानक डर की वजह से वह शरारती कुत्ता पानी में कूद गया। उसका मालिक उसे बचाने के लिए पीछे पीछे कूद गया, जिस पर कप्तान ने नीचे सीढ़ी डालने को कहा, लेकिन मालिक रस्सी तक नहीं पहुंच पाया और डूबने लगा। एक क्रू मेंबर उसे बचाने के लिए कूदा, लेकिन वह सिर्फ कुत्ते को ही बचा पाया। कुछ ही मिनटों में वह से आदमी समुद्र की गहराई में डूब गया। तब तक जहाज आइसबर्ग से काफी दूर जा चुका था। क्रू मेंबर्स कुत्ते के मालिक की मौत से बहुत दुखी थे। वे लोग जहाज के अंदर गए ताकि नुकसान चेक कर सकें, लेकिन सब कुछ ठीक लग रहा था। इसी बीच कप्तान ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। वाइस कप्तान रेमंड दरवाजे पर गया ताकि कप्तान को नुकसान के बारे में बता सके, जिसमें टूटी हुई रेडार एंटेना भी शामिल थी, जिसकी वजह से वे न तो निगरानी कर सकते थे और न ही मैसेज भेज सकते थे। इसके बावजूद कप्तान ने दरवाजा नहीं खोला तो रेमंड वहां से चला गया। इसके बाद रेमंड ने क्रू को कैप्टन निकोलाई के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया और एक क्रू मेंबर की मौत और जहाज के नुकसान का दोष उसी पर डाल दिया। लेकिन बेनिक नाम का एक क्रू मेंबर रेमंड की बातों में नहीं आया, क्योंकि वह जानता था कि कैप्टन निकोलाई ऐसी गलती नहीं करेगा। बेनिक ने इस झूठे आरोप की रिपोर्ट करने का फैसला किया। दूसरी तरफ कैप्टन निकोलाई के परिवार को दिखाया जाता है, जिसमें उसकी पत्नी लूडा और उनका बेटा शामिल है। लूडा अब इस रिश्ते में खुश नहीं थी और तलाक लेने की सोच रही थी। इसी बीच कप्तान को अधिकारियों से एक मैसेज मिला कि उसकी गलत फैसले की वजह से उसे उसके पद से हटा दिया गया है। रेमंड को 3 हफ्तों के लिए जहाज का कप्तान बनाया गया, जिसके बाद शेव चिन नाम का नया कप्तान आने वाला था। कैप्टन निकोलाई ने रेमंड से कहा कि अब जहाज उसी का है। 3 हफ्ते बाद शेव चिन को हेलीकॉप्टर से जहाज तक लाया जा रहा था। रास्ते में उसने मजाक में पायलट से पूछा कि अगर इस बर्फीले इलाके में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया तो क्या होगा। पायलट ने भरोसे के साथ कहा कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वह अच्छी तरह ट्रेनिंग लिया हुआ है। लेकिन पायलट की लगातार बातें शेव चिन को परेशान करने लगीं, तो उसने म्यूजिक चला लिया, बिना यह जाने कि हादसा होने वाला है। वहीं निकोलाई अपना सामान पैक कर रहा था और जहाज छोड़ने की तैयारी में था। उसने आखिरी बार क्रू से विदा ली और हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ा, लेकिन हेलीकॉप्टर का इंजन आग पकड़ लेता है, जिससे लैंड करना मुश्किल हो जाता है। इंजन पूरी तरह जल जाता है और निकोलाई जहाज छोड़ नहीं पाता, क्योंकि उसी हेलीकॉप्टर से उसे बोर्ड ऑफिस लौटना था। इसलिए उसे कुछ और दिनों तक जहाज पर रुकने का आदेश मिलता है। जब शेव चिन ने जहाज का निरीक्षण किया तो उसे कई समस्याएं दिखी। गुस्से में आकर उसने एक क्रू मेंबर का सामान बर्फ में फेंक दिया। फिर वह कंट्रोल रूम में गया और ऐलान किया कि जहाज को पूरी रफ्तार से आगे बढ़ाया जाए। शेव चिन का दिमाग थोड़ा अजीब था और क्रू मेंबर्स में से कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। सीन लूडा पर जाता है, जो अधिकारियों को बताती है कि हर हाल में जहाज पर फंसे लोगों की मदद करनी होगी, वरना सब मर जाएंगे।
एक अधिकारी उसे भरोसा दिलाता है कि मंत्रालय भी जहाज को बचाने के लिए कदम उठा रहा है और जब तक कैप्टन निकोलाई जहाज पर है किसी भी संकट को संभाला जा सकता है। लेकिन लूडा अंदर ही अंदर अपने पति को लेकर परेशान थी। वहीं दूसरी तरफ पायलट हेलीकॉप्टर को ठीक करने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक ऐसे क्रू मेंबर से होती है जो बोल नहीं सकता। दूसरी ओर जहाज बर्फ की एक मोटी परत में फंस जाता है जिससे न आगे बढ़ पाता है और न पीछे। शेवचिन जहाज को छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन हालात और खराब हो जाते हैं और जहाज और ज्यादा बर्फ में धंस जाता है। गुस्से में वह एक क्रू मेंबर का सामान बर्फ में फेंक देता है और 2 घंटे बाद सबको मीटिंग के लिए बुलाता है। मीटिंग में रेमंड सबको बताता है कि जहाज पूरी तरह बर्फ में फंसा हुआ है और न आगे जा सकता है न पीछे। वह सबसे सुझाव मांगता है कि इस मुश्किल से कैसे निकला जाए। एक क्रू मेंबर सुझाव देता है कि बर्फ के नीचे तेल के बैरल फोड़कर रास्ता बनाया जाए, लेकिन निकोलाई कहता है कि बर्फ कितनी मोटी है ये पता नहीं, इसलिए ये प्लान काम का नहीं है। तभी शेवचिन वहां आता है और निकोलाई से मीटिंग छोड़ने को कहता है, यह कहते हुए कि सब उसके बर्ताव से परेशान हैं। कोई भी शेवचिन से बात नहीं करना चाहता था। निकोलाई चुपचाप उसे बताता है कि एक बड़ा आइसबर्ग जहाज की तरफ आ रहा है और अगर कुछ नहीं किया गया तो टक्कर तय है। शेवचिन घमंड में कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है और टूटी हुई एंटेना और इस हालत के लिए निकोलाई को ही दोषी ठहराता है। रात में जब क्रू मेंबर्स साथ बैठकर मूवी देखने वाले होते हैं तभी अचानक जहाज की बिजली काट दी जाती है। शेवचिन अनाउंस करता है कि मंत्रालय रेस्क्यू टीम भेज रहा है, इसलिए बिजली बचानी होगी। साथ ही वह कहता है कि अब राशन भी सीमित किया जाएगा जिससे क्रू मेंबर्स खुश नहीं होते। बेनेक और रेमंड आपस में बात करते हैं और बेनेक कहता है कि कैप्टन निकोलाई से गद्दारी करना गलत था क्योंकि इससे हालात और खराब हो गए। वह शेवचिन को एक पैरासाइट कहता है जो सबका हौसला खा रहा है। फ्रस्ट्रेटेड होकर बेनिक वहां से चला गया। इसी दौरान फ्लेयर गन लिए हुए निकोलाई कुछ ढूंढ रहा था, तभी पायलट ने उसे देख लिया। पायलट ने मदद की पेशकश की और वादा किया कि वह निकोलाई के जाने की बात किसी को नहीं बताएगा। इसके बाद निकोलाई बर्फ पर निकल गया जहां उसे वही रूबी कप मिला जिसे शेवचिन ने फेंक दिया था। तभी पेट्रोव फिसलकर एक गड्ढे में गिर गया। वह बाहर निकलने की कोशिश करता रहा लेकिन निकल नहीं पाया। तभी एक जंगली जानवर वहां आ गया जिससे निकोलाई की जान खतरे में पड़ गई। खुद को बचाने के लिए उसने फ्लेयर गन आसमान में चला दी। पायलट ने फ्लेयर देखी और तुरंत क्रू को खबर दी। सब लोग तेजी से पहुंचे और निकोलाई को गड्ढे से बाहर निकाल लिया। निकोलाई ने शेवचिन को रूबी कप दिखाते हुए बताया कि आइसबर्ग उनका पीछा कर रहा है। वह कप जिसे शेवचिन ने दूर फेंका था फिर से जहाज तक पहुंच गया था, जिससे साफ था कि आइसबर्ग उनकी तरफ बढ़ रहा है। रात में पूरा क्रू गाना बजाना कर रहा था लेकिन शेवचिन को यह पसंद नहीं आया। गुस्से में उसने पायलट की गिटार तोड़ दी और सबको बर्फ हटाने का आदेश दिया। निकोलाई ने कहा कि ऐसा बर्ताव गलत है, लेकिन मंत्रालय की आलोचना से चिढ़ा शेवचिन बिना कुछ बोले चला गया। जो शेवचिन का पुराना दोस्त था ने सलाह दी कि क्रू से अच्छे से पेश आओ ताकि वे इज्जत करें। उसने यह भी कहा कि अगर उसकी मौत जहाज पर हो जाए तो उसकी लाश पानी में छोड़ दी जाए। इन बातों से चिढ़कर शेवचिन ने डॉक्टर को बुरा भला कह दिया। इधर आइसबर्ग की हरकत से जहाज के आसपास की बर्फ टूटने लगी और नीचे के हिस्सों में पानी भर गया। इससे कई दिक्कतें हुई। आधे से ज्यादा खाना खराब हो गया और पीने का साफ पानी भी कम बचा। क्रू ने मिलकर उस हिस्से को बंद किया। इसी हालात में निकोलाई बिना बताए रेडियो रूम में बंद हो गया। जब क्रू ने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो उसने अंदर से कहा कि वह उनकी हालत दुनिया को बताएगा और मंत्रालय को जिम्मेदार ठहराएगा, लेकिन आखिर में उसने कोई मैसेज नहीं भेजा। वे लोग 2 महीने से ज्यादा समय से फंसे हुए थे और खाना पानी तेजी से खत्म हो रहा था। क्रू को पता नहीं था कि एक रेस्क्यू टीम जिसमें निकोलाई की पत्नी भी शामिल थी उन्हें बचाने के लिए भेजी जा चुकी है। अगले दिन सभी को उम्मीद होती है कि जल्दी ही रेस्क्यू शिप आएगा और वे फिर से अपना पसंदीदा खाना खा पाएंगे, लेकिन आइसबर्ग धीरे धीरे पास आ रहा था। जब शेवचिन जागा तो उसने खिड़की से देखा कि पायलट जहाज से भागने की कोशिश कर रहा है। बाकी क्रू ने उसे पकड़ लिया और पूछताछ में पता चला कि पायलट शेवचिन के बर्ताव से परेशान होकर जाना चाहता था। गुस्से में पायलट की क्रू से हाथापाई हो गई। इसी दौरान गलती से उसने हेलीकॉप्टर का एक बटन दबा दिया जिससे वह ठीक हो गया। यह देखकर सब खुश हो गए। जब रेमंड ने शेवचिन को बताया कि हेलीकॉप्टर ठीक हो चुका है तो उसने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। रात में क्रू जहाज की बिजली से गेम खेल रहा था। तभी रेमंड ने उन्हें डांटा
और कम बिजली होने की याद दिलाई। एक क्रू मेंबर ने फिर से सुझाव दिया कि बर्फ के नीचे ऑयल बैरल्स फोड़कर जहाज को निकाला जाए और रेमंड जल्दी यहाँ से निकलना चाहता था, लेकिन शेवचिन मंत्रालय के आदेश का इंतजार करता रहा और कुछ भी करने से मना कर दिया। गुस्से में रेमंड पूरे क्रू को लेकर शेवचिन के कमरे में गया। सबको एक साथ देखकर शेवचिन घबरा गया। एक क्रू मेंबर ने कहा कि वह 5 साल से जहाज पर काम कर रहा है, लेकिन आज पहली बार कप्तान का कमरा देख रहा है। इसके बाद उन्होंने शेवचिन को उसी के कमरे में बंद कर दिया। फ्लेयर गन लिए पायलट को पहरे पर लगा दिया। फिर क्रू कंट्रोल रूम गया और बेनी को सारे इंजन चालू करने को कहा। बेनी ने पूछा कि क्या यह आदेश शेवचिन ने दिया है, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। रेमंड ने चुपचाप इंजन शुरू करने की इजाजत दे दी। इसी बीच निकोलाई शेवचिन से मिलने गया। शेवचिन गुस्से में बोला कि निकोलाई ने पूरे क्रू को उसके खिलाफ भड़का दिया है। निकोलाई ने शांत होकर कहा कि उसने किसी को नहीं भड़काया, क्रू अपने फैसले खुद ले रहा है। तभी जहाज का इंजन चालू हो गया, जिसे देखकर दोनों घबरा गए, क्योंकि इंजन स्टार्ट होना एक नई बड़ी मुसीबत ला सकता था। इंजन की आवाज सुनकर खुश हुए क्रू मेंबर्स किचन की तरफ भागे और सारा खाना खाने लगे, यह सोचकर कि आगे और खाना मिल जाएगा। लेकिन शेफ ने मना कर दिया और कहा कि पहले सुरक्षित जगह पहुंचना जरूरी है। इसी बात पर खाने को लेकर क्रू में जोरदार झगड़ा हो गया। इसी दौरान कुछ लोग जहाज से दूर बर्फ पर तेल के बैरल ले जाकर बड़ा धमाका करते हैं, लेकिन बर्फ बहुत मोटी होने की वजह से कुछ नहीं होता। इस धमाके में जहाज का डॉक्टर, जो शेवचिन का करीबी दोस्त था, मारा जाता है। उसकी इच्छा के मुताबिक शेवचिन उसकी लाश पानी में छोड़ देता है। दूसरी तरफ लूडा को पता चलता है कि अगर मंत्रालय की रेस्क्यू शिप 3 दिन में पहुंच गई तो निकोलाई समेत सब बच जाएंगे। तभी एक गूंगे क्रू मेंबर के इशारे पर सब बाहर आते हैं और देखते हैं कि आइसबर्ग बेहद करीब आ चुका है। निकोलाई हार मानने से इनकार करता है और प्लान बनाता है कि जहाज को आइसबर्ग की तरफ ले जाकर आखिरी पल में पूरी रफ्तार से निकाल लिया जाए। शेवचिन भी उसका साथ देने को तैयार हो जाता है। वह हेलीकॉप्टर से जहाज और आइसबर्ग की लोकेशन भेजता है और क्रू धीरे धीरे जहाज आगे बढ़ाता है। बिल्कुल पास पहुंचते ही निकोलाई फुल स्पीड का आदेश देता है। जहाज का एक हिस्सा आइसबर्ग से टकराता है, थोड़ा पानी भरता है, लेकिन निकोलाई की समझदारी और क्रू की मेहनत से जहाज बच जाता है और आइसबर्ग पीछे छूट जाता है। सब जश्न मना ही रहे थे कि हेलीकॉप्टर आइसबर्ग से टकराकर पानी में गिर जाता है। अब दुविधा थी कि पायलट और शेवचिन को बचाने जाएं या नहीं, क्योंकि दोबारा खतरा था। फिर भी निकोलाई जहाज पीछे मोड़ने का आदेश देता है। हेलीकॉप्टर डूब रहा था, बर्फ के टुकड़े गिर रहे थे। पायलट बाहर निकल आता है, लेकिन शेवचिन अंदर फंसा रहता है। अपनी जान जोखिम में डालकर पायलट उसे बचाने कूदता है। पूरी क्रू मिलकर रस्सी से दोनों को बाहर निकाल लेती है और जहाज सुरक्षित आगे बढ़ जाता है। रूबी कप वाला आदमी खुशी में उसे आइसबर्ग की तरफ फेंक देता है। थोड़ी देर बाद रेस्क्यू टीम पहुंचती है, जिसमें लूडा भी होती है। वह निकोलाई से गले मिलती है और तलाक का फैसला छोड़ देती है। जहाज बर्फ से निकलकर रोशनी की तरफ बढ़ता है। एक क्रू मेंबर अखबार लाता है, जिसमें निकोलाई, शेवचिन और पूरी क्रू की बहादुरी छपी होती है। सामने मंत्रालय की रेस्क्यू शिप दिखती है और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम और बेहतर वीडियो बना पाएंगे।